को प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम। नमस्कार, जय शनिदेव। मैं गुंजेश ओझा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे विशेष कार्यक्रम शुभारती संवाद डॉक्टर विभाश्री दीदी जी के साथ। दर्शकों, आपको बता दें कि हमारी परिचर्चाएं जो है, संवाद जो है, यह तो अनंत है। यह काफ़ी लंबा प्रक्रिया है, काफ़ी लंबी सीरीज है, काफ़ी लंबा मार्गदर्शन है। इसका आप कई माध्यम से इसका फायदा उठा रहे हैं। इस श्रृंखला को आज फिर से इसी मंच से शुरुआत करते हैं, लेकिन शुरुआत करने से पहले आइए एक संक्षिप्त परिचय वीडियो दीदी जी का देखते हैं। शनि साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी का संक्षिप्त परिचय। श्री शनीश्वर तीर्थ क्षेत्र, शनि आश्रम, चिकल थाना, छत्रपति संभाजी नगर, महाराष्ट्र की आप संस्थापिका हैं। आपके इस शनि आश्रम में ही 24, 25, 26 जून 2023 को एक भव्य पंचतत्व महोत्सव पंच महाभूत लोकोत्सव का आयोजन हुआ था। पंचतत्वों की सुरक्षा और संतुलन के माध्यम से जीवन रक्षा के लिए इन पंचतत्व महोत्सव में राष्ट्रीय संत सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस आयोजन के प्रथम दिन का दीप प्रज्वलन अनेक महामंडलेश्वरों, पीठाधीश्वरों ने मिलकर किया। संपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन और संचालन प्रसिद्ध एस्ट्रोलॉजर साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी ने ही किया, जिनके व्यक्तिगत निमंत्रण पर भारत के अनेक राज्यों से 100 से भी अधिक संत, महात्मा, सद्गुरु, आध्यात्म शिरोमणि श्री शनि आश्रम, छत्रपति संभाजी नगर, महाराष्ट्र की पावन भूमि के संत सम्मेलन में पधारे थे और पूरे महाराष्ट्र क्षेत्र से भी लगभग 500 संत, महात्माओं, प्रवक्ताओं, विद्वानों ने भी इस आयोजन में भागीदारी निभाई और प्रमुख वक्ताओं ने अपने अपने उद्बोधन से लोगों को मंत्रमुग्ध भी किया, जिसमें कोल्हापुर महाराष्ट्र के कनेरी मठ के पीठाधीश्वर स्वामी अदृश्य काट सिद्धेश्वर स्वामी जी, अखिल भारतीय गोसेवा संघ रायपुर छत्तीसगढ़ के प्रमुख दूधाधिधारी मठ के मठाधीश महामंडलेश्वर श्री राजेश्री महंत श्री राम सुंदर दास जी महाराज प्रमुख थे। साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री सुधांशु त्रिवेदी और नारी रत्न राजेश्वरी मोदी उर्फ राज दीदी, नारायण रैकी सत्संग परिवार मुंबई ने अपनी ओजस्वी मोटिवेशनल वाणी से सभी को मंत्रमुग्ध किया। 3 दिनों में 30 से अधिक वक्ताओं को सुनने का सौभाग्य मिला। शनि साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी के द्वारा संचालित इस राष्ट्रीय संत सम्मेलन की ज्ञानवर्धक झलकियां शनि साधिका दीदी जी के ही ज्ञानवर्धक कार्यक्रम शुभारती टीवी के शुभारती संवाद साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी के साथ कार्यक्रम का महत्वपूर्ण हिस्सा भी बनी। इस पूरे 3 दिवसीय संत सम्मेलन में साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी की सुपुत्री अभिनेत्री विभूति शर्मा जी ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और सभी संत, महात्माओं, अतिथियों की स्वागत व्यवस्था को संभाला। दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम शुभारती संवाद डॉक्टर विभाश्री दीदी जी के साथ में। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं। आज का जो मुख्य प्रश्न है वह कहीं ना कहीं ऋग्वेद से ही रिलेट करता है। पिछले परिचर्चा में हमने ऋग्वेद के बारे में काफ़ी जानकारी प्राप्त की। आज का परिचर्चा ऋग्वेद से ये है कि ऋग्वेद का उपवेद क्या है, ये हमारे दर्शकों को विस्तृत जानकारी दीजिए। बहुत सुंदर ओझा जी, आपने प्रश्न किया है कि ऋग्वेद में से और कौन सा उपवेद निकला है या ऋग्वेद में से और कौन सा ग्रंथ निकला है। ऋग्वेद का एक बड़ा उपवेद है जिसका नाम है आयुर्वेद। प्रत्येक वेद के अंदर में से एक और ग्रंथ निकला है जिसे हम उपवेद कहते हैं। तो ऋग्वेद के अंदर जो है वो जो निकला है उस ग्रंथ का नाम है आयुर्वेद। आयु धन वेद। आयुर का मतलब होता है जो हमारी आयु बढ़ाए, जो हमें आरोग्यवान जीवन दिए, हमें उम्र अच्छी दे, उसे आयुर कहते हैं। धन वेद। वेद का मतलब होता है ज्ञान। वेद का मतलब होता है विज्ञान, यानी हमें लंबी उम्र देने वाला ज्ञान, हमें जीवन दान देने वाला ज्ञान, जिसे हम आयुर्वेद कहते हैं। ये आयुर्वेद जो है ये प्राकृतिक ट्रीटमेंट के आधार पर, प्रकृति से ली गई जड़ी बूटियों की चिकित्सा के आधार पर, और आयुर्वेद में वो सारी चीज़ें शामिल होती हैं जिन्हें हम घरेलू दवा कहते हैं, हमारे घर के मिर्च मसाले कहते हैं। हर वह वनस्पति, हर वह पौधा, हर वो फूल, हर वो जड़, हर वो पृथ्वी के अंदर में पैदा होने वाली
सारी की सारी वनस्पतियाँ जिन्हें हम औषधि के रूप में इस्तेमाल करते हैं आयुर्वेद का हिस्सा बन जाती हैं। 6000 से ज़्यादा वनस्पतियाँ हमारे हिमालय पर्वत पर और अन्य अलग अलग क्षेत्रों के पर्वतों पर पाई गईं और प्रत्येक वनस्पतियाँ, प्रत्येक जड़ी बूटी, प्रत्येक वृक्ष, प्रत्येक पत्ते, प्रत्येक फल फूल, प्रत्येक वृक्ष की छाल अलग अलग तरीके के चिकित्सा का भंडार है, चिकित्सा में काम आने वाली चीज़ें हैं। ये हमारे आयुर्वेद ग्रंथ में कहा गया है। तो ऋग्वेद का जो प्रमुख वेद है, जिसे हम उपवेद आयुर्वेद कहते हैं, इस आयुर्वेद के अंतर्गत वो सारी चीज़ें आती हैं, वो सारी चिकित्सा पद्धति आती है जिसके अंतर्गत में हम देखते हैं कि हमारी प्रकृति के अंदर मौसम के अनुसार में किसी स्थान विशेष की जगह पर उनको पैदा हुए देखते हैं। यदि ठंडी का समय है तो वहाँ वनस्पतियाँ अलग होंगी, गर्मी के स्थान पर अलग होंगी। राजस्थान में जो वनस्पतियाँ होंगी वो हिमाचल में नहीं होंगी, उत्तर प्रदेश में जो वनस्पतियाँ होंगी वो दक्षिण भारत में नहीं होंगी। हमारे प्रांत की गर्मी और शीतलता के आधार पर, वहाँ के मौसम के आधार पर प्रत्येक क्षेत्र की रोग अलग अलग हो जाते हैं। किसी जगह पर ठंडी से होने वाली तकलीफ़ें ज़्यादा होती हैं तो किसी जगह पर गर्मी से होने वाली तकलीफ़ें ज़्यादा होती हैं। जहाँ गर्म क्षेत्र है वहाँ गर्म क्षेत्र से संबंधित वनस्पतियाँ होती हैं, जो ठंडे क्षेत्र है वहाँ ठंडे क्षेत्रों से संबंधित वनस्पतियाँ होती हैं। पर हमारा पूरा भारत वनस्पतियों का भंडार है। हर वो चीज़ जो चिकित्सा में काम आती है वो आयुर्वेद के लिए जड़ी बूटी कहलाती है। हर वो घर के अंदर में उपयोग आने वाले मिर्च मसाले से लेकर खाद्य पदार्थ जो चिकित्सा में काम आते हैं वो आयुर्वेद की औषधि के अंतर्गत लिए गए हैं। तो इसलिए हमारा यह आयुर्वेद विज्ञान हमारे जीवन में बहुत महत्व का है और हमारे ऋषि मुनियों ने गहरी खोज की है और गहरी खोज करने के बाद में उन्होंने ज़मीन के अंदर से निकलने वाले स्टोन, पत्थर, जितने भी जो हमारे अंदर में थे उनकी तक भस्में बनाई। जैसे मूंगा की भस्म बनाई तो प्रवाल भस्म उसका नाम रख दिया। तो इस तरीके से अलग अलग अंदर से पैदा हुए पूरे जितने भी खनिज थे, जितने भी स्टोन थे, पदार्थ थे, सबको इस्तेमाल किया। किसी को घिसकर, किसी को छार बनाकर, किसी को पानी में डुबाकर और किसी को गर्म करके, कुल मिलाकर यह है कि पूरा का पूरा आयुर्वेद जो है वो प्रत्येक धातु को इस्तेमाल करता है और प्रत्येक वनस्पति को इस्तेमाल करता है और प्रत्येक प्रकार के खनिजों को इस्तेमाल करता है और फिर वो आयुर्वेद का ठप्पा उसके ऊपर में लग जाता है। बहुत सुंदर परिचर्चा आयुर्वेद के बारे में आपने दी दीदी अभी। अब परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं। लोगों के मन में एक धारणा है कि नाड़ी जांच जो है ये कहीं ना कहीं आयुर्वेद से ही रिलेट करता है और वो 100% स्वीकार करते हैं कि नाड़ी जांच ही आयुर्वेद है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? हाँ, ये तो सत्य बात है कि आयुर्वेद में नाड़ी की जांच जरूरी है, या नाड़ी जो 3 प्रकार से जांच होती है वो आयुर्वेद के लिए महत्वपूर्ण विषय है। और जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि चाहे वो जड़ी बूटी हो, घर के मिर्च मसाले हों, अंदर से पैदा हुए वाले खनिज पदार्थ हों, चाहे जैसे मान लो मैंने कहा कि लोहा है, तांबा है, सोना है, चांदी है, इनके सबके जल पिलाने की पद्धति, इनको उबाल कर देने की पद्धति, ये सब आयुर्वेद का हिस्सा बन जाती है। क्योंकि जो आपके शरीर में कमी होती है उसकी कमी की पूर्ति हम इनसे लिया करते हैं या इनकी भस्म से भी हम इनका लाभ उठाते हैं। तो अभी आपने जो मुझसे पूछा है कि नाड़ी विज्ञान में यदि हम कहें कि 3 प्रकार की नाड़ी होती है जो आयुर्वेद की जांच के लिए काम आती है। एक है वात की नाड़ी, एक है पित्त की नाड़ी, एक है कफ की नाड़ी। अब बड़े असमंजस की बात है, हम सब ये समझते हैं कि हमारे शरीर के अंदर में 3 प्रकार की नाड़ियाँ हैं और तीनों प्रकार की नाड़ी, जब पहले हमें इसमें आयुर्वेद का जब हमने कोर्स नहीं किया था तो हमें भी ऐसा लगता था कि हमारे हाथ की कलाई में 3 नाड़ियाँ हैं और उन 3 नाड़ियों को अलग अलग चलते हुए देखना है। कोई डॉक्टर यदि हमारी नाड़ी चेक करता है तो वो 3 नाड़ियाँ होती हैं और तीनों नाड़ियों को चेक करता है। क्योंकि हमारे आयुर्वेद में 3 नाड़ियाँ कही गई हैं,
बात की, पित्त की, कफ की, तो हमें लगता था कि हमारे कलाई में 3 नाड़ियाँ हैं और उंगली रखते हैं तो तीनों नाड़ियों की गति समझ में आती है। पर तब तक ऐसा लगता था जब तक हमने ये कोर्स नहीं किया था। फिर आयुर्वेद का कोर्स कंप्लीट करने के बाद में हमें समझ में आया कि नाड़ी तो एक ही होती है, पर उसकी जांच 3 प्रकार से होती है। नाड़ी एक ही होती है, उसी से बात देखा जाता है, उसी से पित्त देखा जाता है, उसी से कफ देखा जाता है, पर देखने का तरीका 3 प्रकार से होता है। यदि आप इस उंगली से देखेंगे तो बात चेक करेंगे, इससे देखेंगे तो पित्त चेक करेंगे, और इससे देखेंगे तो कफ चेक करेंगे। आप चाहें भी तो बात की उंगली नाड़ी पर रखकर आप कफ चेक नहीं कर सकते, वो उसी से चेक होगा जिसमें आपने बात की उंगली रखी है। तो नाड़ी एक ही है और एक ही नाड़ी में बात है, एक ही में पित्त है और एक ही में कफ है, पर ये उंगलियां जो हैं वे 3 हैं। कभी भी आपने देखा होगा कि नाड़ी जांच के समय में 1 उंगली या 2 उंगली से नहीं देखा जाता। हमेशा जो वैद्य होगा या जो आयुर्वेद का डॉक्टर होगा वो 3 उंगलियां रखेगा और फिर नाड़ी चेक करेगा। तो एक ही नाड़ी से 3 चीज़ों की जांच पड़ताल होती है, उसमें बात की भी, पित्त की भी और कफ की भी। और तीनों जो जांच पड़ताल है ये 3 उंगलियां हमारी करती हैं। और इसलिए हम कलाई के पास में जहां हमारी नाड़ी की धड़कन क्लियर होती है वहां पर ये 3 उंगलियां रखते हैं, और तीनों उंगलियों से उसकी जो संवेदना है वो समझ में आता है और हमें क्लियर हो जाता है कि हमारा बात बिगड़ा हुआ है या पित्त बिगड़ा हुआ है या कफ बिगड़ा हुआ है। शुरुआत तो आयुर्वेद की नाड़ी जांच से ही होती है। और अब तो जो डॉक्टर हैं सोनोग्राफी करते हैं या आपका एक्सरा करते हैं, जो भी नई नई मशीनें निकल गई हैं, नई नई मशीनों के आधार पर अंदर के रोग जांचते हैं, ब्लड चेक होता है, खून टेस्ट होता है। पर पहले के समय में सिर्फ आप वैद्य के पास में या आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास में जाते थे तो आपकी नाड़ी पकड़ कर ही बोल देता था कि आपको कौन कौन सी तकलीफ़ है। यदि बात की नाड़ी ठीक नहीं चल रही है तो वो कह देता था आपके बदन में बहुत दर्द है, आपको बहुत गैस बनती है, आपकी जॉइंट्स पेन है, आपकी मसल से पेन है, आपका पचन ठीक नहीं है। तो बहुत सारी, अरे कफ की नाड़ी ठीक नहीं है तो आपका गला ठीक नहीं रहता, जल्दी सर्दी जुकाम हो जाता है, आपको ठंडी से होने वाली बीमारियां हैं, आपका कफ जमता है, आपको खांसी आती है, आपके टॉन्सिल ज़्यादा होते हैं। तो यदि पित्त की बीमारी है तो पित्त प्रधान रोग बता देगा कि किस तरीके से आपको एसिडिटी होती है, किस तरीके से आपका सिर दर्द करता है, कैसे आपके शरीर में गर्मी है, 24 घंटे आपको हवा चाहिए। तो कहने का मतलब यह है कि ये लक्षण जो रहते हैं ना वो गिना देंगे, और जैसी बात की नाड़ी, पित्त की नाड़ी, कफ की नाड़ी, तीनों में से 2 नाड़ी सामान्य, 1 नाड़ी असामान्य है तो उसके बारे में बताएंगे। तो फिर देखकर ही पता चलता था कि कैसे हमारे बात प्रधान रोग हैं, कैसे पित्त प्रधान रोग हैं और कैसे कफ प्रधान रोग हैं। तो सब अलग अलग 80 प्रकार की बीमारियां हमारी बात बिगड़ने से हो जाती हैं, और 48 प्रकार की बीमारियां हमारे कफ से होती हैं, और लगभग नहीं तो 28 प्रकार की बीमारियां हमारे पित्त के बिगड़ने से हो जाती हैं। तो हमने ये समझा है कि यदि मान लो कि हम ये नाड़ी को जांच को अच्छे से समझ लेते हैं तो हम घर के डॉक्टर खुद बन जाते हैं। तो इसलिए ये नाड़ी की विशेषता बहुत है कि हर व्यक्ति की बात की नाड़ी भी अच्छी चलना चाहिए, पित्त की नाड़ी भी अच्छी चलना चाहिए और कफ की नाड़ी भी अच्छी चलना चाहिए। और तीनों नाड़ियों को संतुलित बनाए रखने के लिए खान पान, लाइफ स्टाइल, जीवन जीने का तरीका और समय के अनुसार में आपकी लाइफ में आपको सही तरीके से इस्तेमाल करें, आप उसकी वैल्यू करें, तो वो सब आप अपनाएंगे तो ये नाड़ियाँ जो हैं वो संतुलित हो जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आपने संतुलित आहार, संतुलित रहने की बात की। एक टिप्स तो जरूर लेंगे इस एपिसोड के लास्ट में, लेकिन परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं। एक चीज़ मुझे और मेरे पूरे दर्शकों को बताइए कि आयुर्वेद का जिक्र सिर्फ ऋग्वेद में ही किया गया है या किसी और वेद में भी इसका जिक्र मिलता है? बहुत सुंदर। कलयुग आते आते आयुर्वेद का पूरा प्रवेश अथर्ववेद में हो गया। अब जब भी कंपटीशन में प्रश्न आते हैं और ये पूछा जाता है कि आयुर्वेद किस वेद का उपवेद है, तो आधे क्वेश्चन होते हैं आयुर्वेद ऋग्वेद में से निकला है और आधा आंसर लिखा जाता है कि आयुर्वेद अथर्ववेद में से निकला है। बड़ा कन्फ्यूजन वाला विषय है। गहराई से जब अध्ययन करते हैं तो हमें पता चलता है तो ये मूल स्रोत ऋग्वेद का ही और निकला भी ऋग्वेद से ही है। पर अथर्ववेद में यहाँ पर हमारा मेडिकल साइंस ज़्यादा प्रगति कर रहा था
और आयुर्वेद से ही पूरा मेडिकल साइंस तैयार हुआ है। आज आयुर्वेद में जो हम नाम देते हैं वो मेडिकल साइंस में चेंज होकर आते हैं। सारी चिकित्साएं आयुर्वेद से ही ली गई हैं। तो मेडिकल साइंस ने जैसे जैसे प्रगति की, एलोपैथिक ने जैसे जैसे प्रगति की, वैसे वैसे कलयुग में आते आते अथर्ववेद में ये आयुर्वेद पूरी तरह से मिक्स हो गया। और फिर आज जो बहुत प्रचार प्रसार है आयुर्वेद का, आज जो हमारा देश विदेशों में आयुर्वेद का प्रचार प्रसार है वो अथर्ववेद का धीरे धीरे हिस्सा बन गया। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों में ही है, पर सबसे ज़्यादा इसका स्थान, मान्यता जो है वो ऋग्वेद में मिली है। बहुत सुंदर परिचर्चा चल रही है दीदी, आयुर्वेद और ऋग्वेद के ऊपर। परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आयुर्वेद के महत्वपूर्ण सिद्धांत और खास बातें क्या क्या है, हमारे दर्शकों को विस्तृत रूप में बताइए। आयुर्वेद के महत्वपूर्ण सिद्धांत ये हैं कि जैसे मेडिकल साइंस क्या कहती है, मेडिकल साइंस क्या कहती है कि आपके लक्षण देखेगी और उस लक्षण के आधार पर आपका ट्रीटमेंट करेगी। अब आयुर्वेद ये कहता है कि वो लक्षण हुआ ही क्यों। यदि आपको बुखार आया तो बुखार आने का कारण खोजो। यदि आपके अंदर में कोई तकलीफ़ है, बदन दर्द है, खांसी है, जुखाम है, या आपको किसी प्रकार की कोई बॉडी में और अलग बीमारी है, तो उसके कारण को खोजिए। तो आयुर्वेद कहता है कि कारण होगा तो निवारण हो जाएगा, पर आयुर्वेद कहता है फीवर आने का कारण बताइए। क्या आपका पेट खराब था? क्या आपकी नींद पूरी नहीं हुई थी? क्या आपने ज़्यादा सफ़र तय किया था? क्या आपका खान पान ठीक नहीं था? क्या कुछ चीज़ गलत खा ली थी आपने? कारण क्या था कि आपको फीवर आया? तो वो फीवर आने का कारण खोजता है और उस कारण पर काम करता है, जिससे बार बार वो तकलीफ, वो बीमारी आपको होना। इसीलिए आयुर्वेद के हिसाब से कोई भी चिकित्सा आपकी जड़ पर काम करती है और वो बीमारी लंबे समय तक फिर नहीं होती। पर मेडिकल के हिसाब से यदि खांसी की भी दवा आपने ली, सिरप लिया, तो उस समय आपको राहत मिलेगा, वो सर्दी जुकाम खांसी कम हो जाएगा। पर कब तक कम रहेगा ये भरोसा नहीं, फिर वैसा ही हो जाएगा कुछ दिनों के बाद में जैसे पहले आप थे। तो दवा खाते रहिए, रोग बढ़ाते रहिए। पर आयुर्वेद कहता है कि यदि आपको चिकित्सा करनी है तो जड़ पर काम कीजिए, पत्ते सींचने का काम मत कीजिए। तो आयुर्वेद का सिद्धांत ये कहता है कि आप पहले कारण को समझें और फिर निराकरण को करें। और जब तक कि आप कारण को मिटाने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक कि आप निराकरण के ऊपर लगे रहेंगे तो उस तकलीफ का निराकरण नहीं होगा। तो पहले कारण को जड़ से मिटाइए, उसके बाद में फिर जो बीमारी सामने में आई है फिर उसकी चिकित्सा अपने आप कर लीजिए, अपने आप हो जाती है। दीदी, आप सनी साधिका होने के साथ साथ एक विश्वविख्यात एस्ट्रोलॉजर भी हैं, साथ ही साथ एक मोटिवेशनल स्पीकर के नाते भी लोग आपको जानते हैं और आपको सुनते भी हैं। और सुनते ही नहीं हैं, साथ साथ उस तथ्य का, उसका अमल भी करते हैं। ये हम लोग संवाद के माध्यम से देखते भी हैं और जानते भी हैं। इसके साथ मैं ये भी देखता हूँ कि आयुर्वेद की भी जानकारी आप में काफ़ी है। तो हमारे दर्शकों को आज पूरा विस्तृत जानकारी ये दीजिए कि आज की जो दौड़ती भागती ज़िंदगी है, जिसमें लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं, कई तरह की बीमारियां, जो जनरल बीमारी है, जैसे डायबिटीज़ की बात करें, ब्लड प्रेशर की बात करें, कुछ ऐसी बीमारी हैं जो आम लोगों को हर परिवार में है। तो 5 ऐसे टिप्स उनको विस्तृत रूप में दीजिए जो लोग नित्य दिन करें, प्रतिदिन करें और समय निकालना न पड़े अपनी ज़िंदगी में, अपने दिनचर्या में। वो आराम से 5 मिनट 10 मिनट का समय निकाल के उस चीज़ को कर सकें और वो एक स्वस्थ जीवन जिए। उसके बारे में एक विस्तृत जानकारी हमारे दर्शकों को। यदि आप चाहते हैं कि आपकी तीनों नाड़ियाँ संतुलित रहें, यदि आप चाहते हैं कि ना वात बढ़े, ना पित्त बढ़े, ना कफ बढ़े, यदि आप चाहते हैं कि आप स्वस्थ जीवन जिए, आरोग्यवान और आयुष्मान हो, तो मैं जो आपको आज बताने जा रही हूँ उसको पालन कीजिए, उसको फॉलो कीजिए, आपको बहुत आराम मिलेगा। सबसे पहली बात यह है कि यदि हम सूर्योदय के पहले उठते हैं तो हमारी कफ की नाड़ी नहीं बिगड़ती। सूर्योदय के पहले उठते हैं तो वात की नाड़ी संतुलित रहती है। सूर्योदय के पहले यानी 6 बजे के पहले यदि हम सोकर उठते हैं तो फिर हमारा पित्त भी नहीं बढ़ता। दूसरी बात, यदि हम रात्रि में भोजन का त्याग करते हैं, हम यदि 8 बजे के बाद भोजन नहीं खाते हैं, अन्न नहीं खाते हैं, गरिष्ठ भोजन नहीं लेते हैं, भारी भोजन नहीं लेते हैं, तो फिर हम इन तीनों नाड़ियों को संतुलित बना के चल सकते हैं
और तीनों नाड़ियों से संबंधित रोगों पर नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। यदि हम भोजन समय पर लेते हैं, नाश्ता समय पर लेते हैं, तो आयुर्वेद का सिद्धांत कहता है कि जब पित्त का समय हो तो आदमी को भरपेट खाना खाना चाहिए, और जब आदमी की जठराग्नि मंद पड़ जाए तो आदमी को भोजन का त्याग करना चाहिए। जैसे सुबह 2 बजे तक का जो समय है, ख़ास तौर से जो 10 से 2 बजे तक का समय है, वो पित्त प्रधान समय है। पित्त हमारे जो भोजन करते हैं वो हमारे भोजन को पचाने का काम करता है, जठराग्नि उससे पैदा होती है। यदि हम अपना भोजन 10 से 2 बजे के बीच में करते हैं तो मान के चलिए कि वो भोजन कभी कब्ज नहीं बनने देगा, और वो भोजन शरीर में अमृत रस बन के भेजेगा और आपकी नाड़ियों को कमज़ोर नहीं होने देगा, आपकी नाड़ियों में संतुलन बिठा के रखेगा। पर यदि हम गलत समय में नाश्ता करते हैं और गलत समय में खाना खाते हैं तो नुकसान हमें दोहरा होता है। रात्रि में जब जठराग्नि खत्म हो जाती है, दिन डूबते डूबते 7 बजे के बाद तक, उसके बाद में फिर हमारा भारी भोजन खाना शुरू होता है, गरिष्ठ भोजन खाना शुरू होता है। जठराग्नि नहीं होने से वो भोजन पचता नहीं है, इसलिए नुकसान हमें करता है। और वो बेला जो होती है बाद में रात्रि की सोने के समय में बात की बेला हो जाती है, तो बात की बीमारी हमें मिलती है और हमें धरोहर में, और हम तकलीफ पाते हैं बॉडी पेन के लिए, गैस बन जाती है। तो हमें चाहिए रात्रि का भोजन 7 साढ़े 7 बजे के बाद में ना लिया जाए। जितना भोजन करना है भरपूर लिया जाए, पर उसके बाद में गरिष्ठ भोजन ना लिया जाए, अन्न ना लिया जाए, हल्का फुल्का भोजन लिया जाए, फल लिए जाए, लिक्विड लिया जाए। तो इतना ही हम यदि ख्याल रख लेंगे तो मुझे लगता है ये टिप्स आपके बड़े काम के हैं। फिर आपको रिपीट करती हूँ कि हम भोजन के साथ में कुछ सलाद ज़रूर लें, फल ज़रूर लें। हमारा प्रातः का नाश्ता फल का होना चाहिए, दोपहर के भोजन में आधी सलाद आधा भोजन होना चाहिए, और शाम के भोजन को हल्का रखना चाहिए जिसमें तला भुना गरिष्ठ खाना नहीं होना चाहिए, और जल्दी भोजन होना चाहिए। ये टिप्स आपके लिए तीनों नाड़ियों को संतुलित बिठाने के लिए बहुत ज़रूरी है। ऐसा करने से आपकी शुगर भी कम होगी, ऐसा करने से ब्लड प्रेशर कम होगा, और ऐसा करने से आगे आने वाली कई बीमारियों से आप बच जाएंगे और तीनों नाड़ियाँ आपकी संतुलित हो जाएंगी। तो दर्शकों, मैं आपको लंबी उम्र तक जीने के लिए और रोगों से मुक्ति के लिए बहुत अच्छे मार्ग बता रही हूँ, टिप्स बता रही हूँ, और उसे आप फॉलो कीजिए, आपको बड़ा लाभ मिलेगा। जैसे मैंने बताया कि आयुर्वेद का सिद्धांत ये कहता है कि आप पित्त के समय में भोजन कीजिए। आयुर्वेद का सिद्धांत कहता है यदि दोपहर में आपको यदि सोना भी है तो भी आप ऐसे समय में सोइए कि सोने के बाद में उठने के बाद आपको तकलीफ़ ना हो। आप गलत समय पर सोते हैं तो कफ ज़्यादा होता है, जैसे सुबह देरी से सोकर उठते हैं तो आप कफ की बीमारी को खरीद कर उठते हैं। यानी जिस समय कफ की बेला है उस समय सोने का त्याग करना पड़ेगा। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, सिद्धांत हैं आयुर्वेद के, जिनको जानने के बाद में हम जान समझ के गलती नहीं करेंगे। अब मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि यदि हम स्वस्थ रहना चाहते हैं, यदि हम पंच तत्वों के साथ जीना चाहते हैं, हम पंच तत्वों को अपने जीवन में संतुलित रखना चाहते हैं, हम आरोग्यवान जीवन जीना चाहते हैं, तो हमारे रात्रि के भोजन में और सुबह के भोजन में, दोनों के भोजन में कम से कम नहीं तो 12 घंटे का अंतर रहना चाहिए। जब हमारे यहाँ शनि आश्रम औरंगाबाद महाराष्ट्र में हमारे यहाँ पर जब जनवरी महीने में शिविर लगते हैं तो शिविर में हमारा नियम रहता है कि रात्रि में यदि हमने 7 से 8 बजे के बीच में भोजन दिया है तो दूसरे दिन 7 से 8 बजे के बीच में ही हम कोई लिक्विड आदि उनको पीने को देते हैं। यदि हम और ज़्यादा फॉलो कर सकते हैं और ज़्यादा अपने ऊपर काम कर सकते हैं तो 12 घंटे की जगह 14 घंटे, 15 घंटे, 16 घंटे तक भी खींचा जा सकता है। वह निर्भर करता है आपकी कैपेसिटी के ऊपर। पर हमें देखना है कि रात्रि में हमने कितने बजे भोजन लिया था और सुबह कितने घंटे उसके पूरे हो गए। दूसरा, सुबह सुबह जब हम सोकर उठते हैं तो सोकर उठने के बाद से लेकर कम से कम 4 घंटे तक के हमें सिर्फ लिक्विड लेना चाहिए या फ्रूट लेना चाहिए, क्योंकि फ्रूट के अंदर में आकाश तत्व भी है और जल तत्व भी है और लिक्विड के जैसा काम करता है। तो उससे क्या है, फ्रूट हमारी बॉडी का क्लीनर है, क्लीनिंग का काम है। जैसे कोई गंदा कपड़ा है
उसमें साबुन लगा के हम ब्रश से धोते हैं, ठीक इसी प्रकार से फ्रूट के अंदर के जो फाइबर हैं या फ्रूट के अंदर में जो क्लीनिंग की पद्धति है वो हमारी अंतड़ियों को सफाई करती है, वो हमारे पेट को सफाई करती है, वो हमारे लीवर को साफ़ करती है। तो इसलिए हमें सुबह फ्रूट लेने की आदत डालनी चाहिए और दोपहर के भोजन में हमें सलाद भारी मात्रा में लेना चाहिए। यानी ऐसा नहीं कि आपने एक टमाटर ले लिया और आधी गाजर ले ली और आधी मूली, नहीं, आपको अच्छा भरपेट सलाद खाना चाहिए, क्योंकि सलाद हमारे जीवन में हमारे पूरे पाचन को बहुत अच्छे तरीके से पचाने का काम करती है। और कच्चा आहार लेने से हमें सुस्ती नहीं आती, कच्चा आहार लेने से हमारे अंदर में इम्यूनिटी पावर ज़्यादा होता है, गैस नहीं बनती और हमारी एसिडिटी की समस्या दूर हो जाती है। पर पूरा पक्का ही पक्का लेते हैं तो ये नुकसान हमें ज़्यादा करता है, गैस के लिए भी और एसिडिटी के लिए भी। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपकी लाइफ स्टाइल कैसी हो, आप जो भी भोजन करते हैं उस भोजन के अंदर कोशिश करें कि प्राणीजन्य चीज़ ना लें, जैसे अंडा, मीट, मटन या दूध से बने हुए बहुत सारे आइटम। तो ये जो है डेयरी वाले आइटम, यदि आप ज़्यादा स्वस्थ रहना चाहते हैं तो इन्हें अवॉइड करें। कभी कभी ले लिया कोई बात नहीं, पर इसके आदी ना बने आप, ये आपके लिए बड़े तकलीफ़दायक विषय हो जाएंगे। इसलिए कोशिश ये करें कि इन चीज़ों का त्याग करें। दूसरा, जो अंकुरित आइटम होते हैं जिन्हें हम भिगाते हैं और अंकुर पैदा करते हैं, वे आपको लेते रहना चाहिए, उनसे आपको बहुत एनर्जी मिलेगी, वो आपके लिए संपूर्ण आहार का काम करते हैं। पर यदि कोई अंकुरित चीज़ है और उसे आप नाश्ते के तौर पर लेना चाहते हैं, भोजन में लेना चाहते हैं, तो उसका समय सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक ही रहना चाहिए। शाम के नाश्ते में या रात्रि के भोजन में उसे यदि आप लेंगे तो आपको गैस बनेगी, कब्ज हो जाएगी या आप बहुत परेशानी और अनिजी महसूस करेंगे। इसलिए उसका जो आहार है वो पित्त की बेला में है, जिससे कि आपका भोजन बहुत अच्छे से पच सके। इसी प्रकार से कोई भी चीज़ आप खाते हैं, पीते हैं या कोई भी चीज़ लेते हैं, मौन रख कर लीजिए, सम्मान के साथ लीजिए, बहुत चबा चबा कर खाइए। ज़्यादा मात्रा में उसे चबाने से, मौन रख कर खाने से, उसको सम्मान के साथ लेने से आपको महसूस होगा कि आपको ब्रेन को खुराक आपने दी है, आपकी ब्रेन लाइन अच्छी होगी और आपकी याददाश्त अच्छी बढ़ेगी और आप बहुत प्रबल शक्तिशाली बन जाएंगे। मेरी डाइट के अनुसार जो मैं आपको बता रही हूँ और जो मैं फॉलो करती हूँ, हमेशा शक्कर कम से कम लेने की कोशिश कीजिए। शक्कर से ज़्यादा नुकसान किसी मीठी चीज़ में नहीं। जो मीठी चीज़ चाहिए तो गुड़ से बना हुआ लेने का आदत डालिए। गुड़ जितना फ़ायदेमंद है आपको, मैं कठिन भाषा विज्ञान की नहीं बोलूँगी, मैं सरल भाषा में आपको समझाती हूँ कि 2 चम्मच शक्कर जो नुकसान करती है, वहाँ आधा किलो गुड़ फ़ायदा करता है। इसलिए आपको जो खाना है वो गुड़ से बना लीजिए। इसके अलावा दूध की चाय को अवॉइड करके, यदि कम दूध की चाय या बिना दूध की चाय यदि आप लेते हैं, चाय के आदी हैं तो, हालांकि चाय से नुकसान ही है, लाभ कुछ भी नहीं है, पर फिर भी यदि आदी हैं तो धीरे धीरे उसे कम कीजिए और दूध की चाय को थोड़ा छोड़ने की कोशिश कीजिए। लोगों के अंधविश्वास देखिए कि काली चाय में नींबू डालकर पीते हैं, जहर बनाकर पीते हैं। चाय के साथ जब नींबू मिल जाता है तो अपने आप में पॉइजन का काम करता है। ये गलती कभी ना कीजिए। इसलिए ज़्यादा बीमारियां हो रही हैं और लोग की कैपेसिटी जो रोगों को सहने की है वो कम हो चुकी है। जब आप कोई भी काम करते हैं, कुछ भी काम करते हैं, तो उसके अंदर जो थकावट लगती है, जो श्रम होता है, वो अग्नि तत्व है और उसे होने दीजिए। अपने काम खुद करने की आदत डालिए। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि शाम के समय में जब आप कुछ लिक्विड पीते हैं तो आपकी लाइफ में एक अच्छा परिवर्तन होता है। आप 4 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में कुछ ना कुछ लिक्विड पीने की आदत डालिए। जैसे आपका नारियल पानी है, आपका फल का जूस है, या जो भी आप अपना छाछ वगैरह तैयार करते हैं या कोई ऐसी चीज़ तैयार करते हैं जो आप सूप वगैरह लेते हैं, वो सब आप पी सकते हैं। वो जैसे आंवले का रस है, जैसे आपने घर में बनाया है, एलोवेरा रस है, तो वो आप ले सकते हैं। पर जो भी पीने का काम है वो दिन डूबने के पहले होना चाहिए। फ्रूट को रात में अवॉइड करना चाहिए। टमाटर जैसी चीज़ें, खीरा जैसी चीज़ें, केले के फल, ये रात को अवॉइड करना चाहिए।
इसमें आपको तकलीफ़ ज़्यादा हो सकती है। तो ये कुछ चीज़ें मैंने आपको ऐसी बताई कि इसकी यदि नॉलेज आपको हो तो मैं सोचती हूँ कि सेहतमंद ज़िंदगी आप जिएंगे और भरपूर जिएंगे। हाँ, जब रात को ज़्यादा भूख लगती है तो आप कोशिश कीजिए कि कोई तिल से बनी हुई चीज़, कोई भी, जैसे तिल के लड्डू होते हैं या तिल को कुछ आपने सेंधा नमक वगैरह में बना के रख लिया, तिल से बनी हुई चीज़ आप लीजिए। घी को जो आप दाल के साथ खाते हैं, चावल के साथ खाते हैं, रोटी के साथ खाते हैं, वो आपके फैट को बढ़ा सकता है। पर वही घी यदि आप रात्रि में सोने के समय औषधि के रूप में इस्तेमाल करते हैं तो वो आपको बेनिफिट देता है। तो मैंने आपके साथ टिप्स दिए, बहुत सारे टिप्स दिए। आप इस लाइफ स्टाइल को अपनाइए और आयुर्वेद सिद्धांत के अनुसार में, नेचुरोपैथी के अनुसार में आप आरोग्यवान होइए और आयुष्मान रहिए। दीदी, इस ज्ञानवर्धक जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम सुभारती संवाद डॉक्टर विभाश्री दीदी जी के इस श्रृंखला में इतना ही। अब हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अगले शनिवार इसी मंच पर पुनः आपसे मिलेंगे अगली परिचर्चा के साथ। तब तक के लिए गुंजेश ओझा को दीजिए आज्ञा। जय शनिदेव। शनि देवा को प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम।